नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जमकर सियासी हलचल हो रही है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के नेता जिस पुलिस को दुनिया में सबसे सक्षम और सबसे तेज तर्रार बताते नहीं थकते थे, अब एक एक करके उन्हीं पुलिस अधिकारियों के कारण उनकी पोल खुलती जा रही है। एक के बाद एक लेटर बम से महाराष्ट्र की राजनीति में धमाके हो रहे हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस पत्र के बाद महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी, इस्तीफे की मांग, बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही। 20 मार्च को परमबीर सिंह का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा एक पत्र सामने आया था। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। उससे पहले डीजी संजय पांडे के पत्र से बवाल मचा। दरअसल संजय पांडे ने बीते दिनों मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना असंतोष व्यक्त किया था। पिछले दिनों हुए तबादलों के क्रम में महानिदेशक होमगार्ड और सिविल डिफेंस रहे वरिष्ठ आईपीएस संजय पांडे को महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बना दिया गया था, क्योंकि परमबीर सिंह को उनके स्थान पर होमगार्ड का महानिदेशक बनाकर भेजा गया। उनका कहना था कि तबादले के इस क्रम में डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का पद मुझसे कनिष्ठ अधिकारी को दे दिया गया है। चूंकि पुलिस महानिदेशक के बाद दूसरा वरिष्ठतम पद मुंबई के पुलिस आयुक्त का होता है, इस पद के लिए आपने मेरे नाम पर विचार नहीं किया, तो कम से कम महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पद के लिए तो विचार करना चाहिए था। किसी अधिकारी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को भी नियम विरुद्ध बताते हुए पांडे ने कहा कि ये भी प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गलत है। पांडे ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपील की कि उनके साथ हुए अन्याय को सुधारा जाए और उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार पद दिया जाए। पांडे के मुताबिक उनके द्वारा ये पत्र लिखे जाने के बाद राज्य के कई आईपीएस अधिकारियों के फोन उनके पास आए, जिनमें पूरे राज्य में वरिष्ठता क्रम को नजरअंदाज किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। खास तौर से विदर्भ के कई जिलों में एसपी कनिष्ठ व्यक्ति को और डिप्टी एसपी वरिष्ठ व्यक्ति को बनाया गया है। परमबीर सिंह और संजय पांडे के पत्र के बाद अब स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के एक पत्र को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार कटघरे में है। सवाल उठता है कि आखिर उस पत्र में क्या था। दरअसल अगस्त 2020 में तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल को भेजे गए पत्र में रश्मि शुक्ला ने बताया था कि उनकी टीम ने कुछ ऐसे फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी पाई है, जिससे ये पता चला है कि कई लोग पुलिस अधिकारियों के मनमाने ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के बदले रुपए लेने के धंधे में शामिल हैं। 7 पन्नों के इस पत्र में कई बड़े नेताओं के नाम थे। पत्र के अनुसार इंटरसेप्टेड कॉल्स में ये पता चला कि रुपयों के बदले मनमानी ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वालों ने आपसी बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार और उन्हीं पार्टी के नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के नाम भी लिए हैं। इसमें कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी हैं जो शुक्ला के हिसाब से इन दलालों के संपर्क में थे। ट्रांसफर पोस्टिंग डील में इससे बड़ी गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं। तभी राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से दिल्ली में मुलाकात करके 6.3 जीबी डेटा के कंटेंट सबूत के रूप में सौंपे। फडणवीस ने सील बंद लिफाफे में सबूत सौंपते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि राज्य सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस प्रकरण में अदालत जाने की भी बात कही। एनसीपी ने परमबीर सिंह की तरह रश्मि शुक्ला को भी बीजेपी का एजेंट करार दिया। एनसीपी की मुंबई यूनिट के अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता और राज्य सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला ने बिना अनुमति कई नेताओं के फोन टैप किए हैं और उन्होंने सरकार गठन के समय ये सब किया था। उन्होंने कहा कि रश्मि ने अवैध रूप से कॉल रिकॉर्ड्स तैयार किए और इसीलिए सजा के रूप में उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पत्र में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनमें से अधिकतर का तबादला हुआ ही नहीं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हालिया तबादलों के खिलाफ डाली गई याचिका में भी इस पत्र का जिक्र किया है। अगस्त 25, 2020 के इस पत्र में ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके काफी मजबूत राजनीतिक कनेक्शंस हैं। लिखा गया था कि आरोपों की पुष्टि के लिए संदिग्ध गतिविधियों वाले इन लोगों के फोन्स को कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्वेलेंस पर रखा गया, जिसके बाद पता चला कि आरोपों में दम है। इंस्पेक्टर से लेकर कई बड़े आईपीएस अधिकारियों के इन दलालों से संपर्क में होने की बात कही गई थी।
जिन 7 लोगों के फोन टैप किए गए वो हैं महादेव इंगले, संतोष जगताप, नवाज मनेर अजमुद्दीन, देवानंद भोजे, उमेश राठौड़, विशाल कदम और उमेश पाटिल। भोजे को महाराष्ट्र पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया गया था। पत्र में 11 आईपीएस और 32 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम थे। कहा गया कि ये सभी दलालों के साथ संपर्क में थे। साथ ही इन लोगों के बीच फोन पर हुई बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट की समरी भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें वो लोग दादा, पवार साहब, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख के नाम लेते दिख रहे हैं। पत्र में लिखा था कि महादेव इंगले सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बड़ी धमक रखता है। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों के अलावा कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, एमएचए और एक्साइज विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले रुपए लेने की बात भी कही गई थी। रश्मि शुक्ला ने एक उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत जताई थी। उन्होंने लिखा था कि इससे सरकार की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर गंभीर आक्षेप लगते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री ठाकरे को इससे तुरंत अवगत कराया जाए। इसके बाद अगस्त 26 को डीजीपी जायसवाल ने राज्य के गृह सचिव सीताराम कुंटे को पत्र लिखकर सीएम ठाकरे को अवगत कराने और सीआईडी क्राइम पुणे से इसकी जांच कराने की सिफारिश की। इस पत्र के आने के कुछ ही दिनों बाद रश्मि शुक्ला का तबादला करके उन्हें सिविल डिफेंस का हेड बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय सेवा को चुना और उन्हें सीआरपीएफ में पोस्ट दी गई। इंगले का कहना है कि वो एक ड्राइवर है जो कार रेंट देने के एजेंट के रूप में काम करता है। उसने कहा कि वो ग्राहकों को अपना फोन यूज करने देता है, किसी ने इसका गलत प्रयोग किया होगा। उसने दावा किया कि वो उस्मानाबाद में रहता है और मुंबई कभी गया ही नहीं। शुक्ला के पत्र में लिखा गया है कि इंगले का फोन 29 पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में था, जिनमें से एक डीआईजी रेंज का अधिकारी भी था। पत्र में उसका चार्ज 10 ग्राम के सोने का गहना या फिर 5,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक बताया गया है। इस आरोप को लेकर जगताप ने कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है और अस्वस्थ है। जगताप ने यह भी बताया कि वो वर्ग 2 का अधिकारी है और जुलाई 2020 में उसका फोन खो गया था। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये लेटर बम कितना बड़ा धमाका करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे सरकार को अभी महज 2 साल भी नहीं हुए हैं और सरकार टूटने की कगार पर पहुंच गई है। डर तो यहाँ पर इस बात का है कि कहीं ये लेटर बम महाराष्ट्र की राजनीति को सुलगाते सुलगाते पूरी सरकार को ही ना ले डूबे। हैरत की बात यहाँ पर यह है कि जो सरकार हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर थी, जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर साथ चली थी, वो एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ चुकी है, एक ऐसे रास्ते पर जहां से पीछे मुड़ना उसके लिए असंभव सा हो गया है। अब वो देशद्रोहियों, गद्दारों को बचाने के एकमात्र एजेंडे पर चल रही है, देश को लूटने के एजेंडे पर चल रही है। कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार का भी यही हश्र हो रहा है। एक के बाद एक सरकार की पोल खुलती जा रही है। अब 2024 तक इस सरकार का टिक पाना नामुमकिन लगता है, क्योंकि देशद्रोहियों के बचाव से सरकार नहीं चलती और इस तथ्य को उद्धव ठाकरे को समझ लेना चाहिए। सरकार हो या देश, ये देशद्रोही हर किसी के माथे पर कलंकी लगाते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।